नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS एकेडमी में। आज का डेट है 28 अक्टूबर 2022 एंड मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आज के प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा इस PDF का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूज़ का। नाविक के बारे में आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। नाविक स्टैंड्स फॉर नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, है ना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। इसका देखो नाविक अभी का नाम है, पहले जब लॉन्च किया गया था ना इसको अलग नाम से लॉन्च किया गया था, तब इसका नाम था IRNSS, दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आपको पता है हम लोग जो अभी GPS यूज़ करते हैं वो पता है किसका सर्विस है? अमेरिका का, है ना। तो जैसा अमेरिका GPS सर्विस प्रोवाइड करता है ना, वैसे ही यूरोप में भी गैलीलियो सर्विस है ना, वैसे ही रशिया में भी ग्लोनास है, ठीक है। तो ये सब देखते हुए हमारे इंडिया में भी लॉन्च किया गया IRNSS। ना ये क्यों लॉन्च किया गया, आपको एक थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा। आपको पता होना चाहिए कारगिल वॉर 99 का, तब के समय जो है ना हम बमबारी मारना चाहते थे पाकिस्तान में। तो अमेरिका ने तब हमें वो मदद नहीं की थी जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट शेयर करने को, है ना। और आप कहीं पर भी मिसाइल तो नहीं चला सकते हो ना, नहीं तो नॉर्मल लोग को लग जाएगा। हमें तो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना है, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए ये नाविक सिस्टम लाया गया, या फिर IRNSS जिसको हम लोग बोलते हैं, जो क्या एक कॉन्स्टलेशन है 7 सैटेलाइट्स का, जिससे जो हम लोग वेरियस जैसे GPS सर्विस में क्या प्रोविजन मिलता है आपको, है ना, प्रॉपर आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली आप किस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में हो, ठीक है। वैसे ही इन सर्विस से भी हमें पता चलेगा, जहां पर 4 सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहेंगी और 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेंगी। एंड बोला जा रहा है IRNSS जो है 2 टाइप ऑफ सर्विसेज हमें इससे मिलेगा। एक तो है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, मतलब जो कि हम और आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा है रेस्ट्रिक्टिव सर्विस प्रोविजंस। ना ये जो है ना हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये जो है मिलिट्री पर्सनल्स के लिए होता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। और इस सिस्टम की इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है ना दैट 20 मीटर तक का ही मैक्सिमम एरर दिखाता है। जैसे अगर आप सोचो ये जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और आप इस वाला पोजीशन में हो, तो मैक्सिमम थोड़ा मोड़ा ही 20 मीटर तक ही मैक्सिमम एरर दिखाएगा। अच्छा ये तो नॉर्मल हम लोग जो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस यूज़ करेंगे ना, उसमें 20 मिनट का थोड़ा मतलब 20 मीटर का थोड़ा डिफरेंसेस दिखाता है। जहाँ अगर बात की जाए मिलिट्री वालों के लिए, उनका तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होता है, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऑफकोर्स चाहिए होता है यार एक्यूरेसी का। एप्लीकेशंस अगर देख लें IRNSS का, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए तो ऑफकोर्स इसकी हेल्प ली ही जाएगी, बट साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन के इंटीग्रेशन के लिए, व्हीकल ट्रैकिंग, फील्ड मैनेजमेंट, मरीन नेविगेशन, टेरेस्ट्रियल या फिर एरियल नेविगेशंस, प्रिसाइज टाइमिंग के लिए, राइट, और भी बहुत सारे विजुअलाइज एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स, है ना, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन फॉर हाइकर्स एंड ट्रैवलर्स, जियोडेटिक डेटा कैप्चर, क्या क्या नहीं इसका एप्लीकेशंस है, वेरियस एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट बात करते हैं सैटेलाइट फ़ोन के बारे में। सैटेलाइट फ़ोन कैसा होता है, मैं आपको एक पहले फंक्शनिंग देता हूँ। जैसे सोचो एक सैटेलाइट फ़ोन आपके पास है, एक सैटेलाइट फ़ोन मेरे पास है, मतलब इस सैटेलाइट फ़ोन से जो है ना डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होकर आपसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है, आप कोई भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में क्यों ना हो। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए दैट 2008 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था इंडिया में, मुंबई में, उसमें भी जो टेररिस्ट थे ना वो पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके साथ इसी से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली यह न्यूज़ में क्यों है, पहली बात तो ये बता देता हूँ दैट रिसेंटली एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है सऊदी अरामको का, जो आपका पता होना चाहिए उनका तेल का कंपनी है, ठीक है। तो उनको पाया गया दैट वो इंडिया में अनऑथराइज्ड वे में, ऑथराइज्ड वे वो होता है जो कि सरकार ऑथराइज करती है, कोई परमिशन इनके पास कोई परमिशन नहीं था, बट स्टिल ही वॉज यूजिंग सैटेलाइट फोन, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, अंडर few sections of Indian Telegraph Act and Indian Wireless Telegraphy Act। नाउ सवाल होता है क्या गलत क्या किया इन लोगों ने। देखो पहली बात तो ये लीगल हमारे देश में है ही नहीं सैटेलाइट फोन को कैरी करना, until unless आपके पास सरकार का परमिशन नहीं है ना। देयर इज restrictions on possession and use of these phones were tightened after
पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक, ये मैंने पहले ही बोला था ना आपको। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट जो है तब के समय लश्कर तैयबा के साथ इसी सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू ही आराम से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। नाउ इन रूल्स कहती क्या है, देखो सेक्शन 6 अगर देख लोगे इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट का, उसमें क्लियरली बोला गया दैट इसका पोजीशन बिल्कुल इलीगल है ऑफ एनी वायरलेस ऑपरेटर्स फॉर दैट मैटर, ठीक है, अदर देन वायरलेस ट्रांसमीटर्स। और सैटेलाइट फ़ोन होती क्या है, ये एक टेलीफोन ही है जो क्या डायरेक्ट कनेक्ट करती है फ्रॉम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, एंड सिमिलर टू टेरेस्ट्रियल फोन्स दे कैन कनेक्ट टू वॉइस, शॉर्ट मैसेज सर्विस एज वेल एज लो बैंडविड्थ इंटरनेट एक्सेस भी इसमें किया जाता है। सैटेलाइट फ़ोन कहीं से भी कनेक्ट हो सकती है फ्रॉम एनीवेयर एज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू सैटेलाइट्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। एंड बस यही है बेसिक नॉलेजेस। नेक्स्ट, हम्पबैक हाईवे न्यूज़ में था ना। ये क्या है भाई, हाईवे, नया हाईवे देख रहा हूँ। देखो एक्चुअली हाईवे क्या होता है, आप एक रीजन से दूसरे रीजन को कनेक्ट करने का एक रास्ता होता है ना, हाईवे, है ना। अब हम्पबैक क्या होता है, हम्पबैक एक वेल्स होते हैं, आपको देखो ये दिख रहा है आपको, राइट। सो अगेन इनका क्या होता है ना, दैट ये वेल्स जो है अंटार्कटिका के इस रीजन से बहुत समय माइग्रेट करके इस रीजन तक आते हैं, इस रीजन तक आते हैं, वेरियस कोस्टल रीजन्स तक जाते हैं, ठीक है, और वापस जब उनका सीज़न ख़त्म हो जा रहा है फिर अपने घर में लौट कर आते हैं। समझ लो बात, मतलब ये हम्पवे हाईवे जो है ना, ये एक ऐसा मरीन वे है आप बोल सकते हो, जिसके थ्रू ये हम्पबैक जो वेल्स हैं, है ना, ये माइग्रेशन करते हैं। इनफैक्ट इसको कहा जाता है वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट मैमल माइग्रेशन। दीज आर मैमल ना, ये तो आपको पता होना चाहिए यार, है ना। नाउ दे मेक देयर वे अप टू ऑस्ट्रेलियाज ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट है या ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ तक ये जाते हैं फिर से वापस चले जाते हैं ना। वापस लौटने के चक्कर में क्या होता है ना, तब मछुआरे इनको पकड़ लेते हैं बीच में, या फिर मछुआरे का नेट में ये फंस जाते हैं ऑटोमेटिकली, है ना, मतलब ना जानते हुए भी इनकी या तो इंजर हो जाते हैं या फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। हम्पबैक वेल्स की अगर बात करें तो IUCN में ये लीस्ट कंसर्न में है, एंड इसको हंट कर करके पहुंचा दिया गया है टू द स्टेज विच इज़ नियर टू एक्सटिंक्शन। जब से बैन किया गया वेलिंग में, हाउएवर लोकल पॉपुलेशन अभी भी कहीं ना कहीं इसको इनको शिकार करती ही है। हम्पबैक वेल्स ऑफन फीड इन लार्ज ग्रुप एंड दे आर फेमस फॉर सिंगिंग एबिलिटी एज वेल। जी हाँ, आवाज़ भी निकलता है ना इनके, इससे सू टाइप से आवाज़ निकलता है। नेक्स्ट, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़। देखो नाम से ही पता चल रहा है सैंडलवुड स्पाइक डिजीज, सैंडलवुड में ही होगा ये, ठीक है। जी हाँ, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ जो है, जो क्या अभी तक फॉरेस्ट एरिया तक ही कंसर्न था ना, वो अभी धीरे धीरे कमर्शियल एरिया में फैलना स्टार्ट हुआ है। देखो कन्फाइंड है लेकिन फॉरेस्ट एरिया में ही मेनली, ठीक है, बट अभी फैलना स्टार्ट हुआ है, हम बोल रहे हैं। नाउ सवाल होता है दैट ये सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ होता कैसे है। देखो ये कॉज किया जाता है एक बैक्टीरियल पैरासाइट जो कि प्लांट टिश्यूज़ में होते हैं, ठीक है। अब ये पाया गया था कोडागू डिस्ट्रिक्ट्स में 1899 में पहले बार, ठीक है। एंड द सैंडलवुड ट्री ड्राइज अप वंस अफेक्टेड बाय दिस सैंडलवुड स्पाइक डिजीज। एक बार अगर सैंडलवुड स्पाइक डिजीज सैंडलवुड ट्रीज में हो गया तो धीरे धीरे वो ड्राई हो जाएगी तो उनके जो लीव्स हैं वो येलो कलर का हो जाएगा, एंड कोई भी नया लीव्स स्प्राउट नहीं होगा, एंड विद इन 4 years जो ये ट्री है वो धीरे धीरे मर जाएगा। ट्रीटमेंट अभी तक अगर देख लीजिएगा इसका कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए इन्फेक्टेड ट्रीज जो है इसको काटना ही पड़ता है। अब इसको काटोगे तो उनकी पॉपुलेशन घटेगी ना इनडायरेक्टली यार, ठीक है। इनफैक्ट बोला जा रहा है, कंसर्न है दैट एवरी ईयर अराउंड 105% ऑफ द सैंडलवुड ट्रीज जो है इसको हम लोग लॉस्ट कर रहे हैं। क्यों? ड्यू टू दिस वेरी बीमारी ऑफ सैंडलवुड, ठीक है, समझ गया बात। देखो इस टाइप के देखो पेड़ देखो पूरा सूख गया है ना, ये क्या है, ये सैंडलवुड स्पाइक डिजीज ही तो हुआ है इसमें, ठीक है। सो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। नाउ सैंडलवुड की अगर बात करें तो इंडिया का जो सैंडलवुड है ना वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट स्पीशीज़ है, ठीक है, जो इंडिया में तो मिलेगा ही, बट इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, चाइना इन रीजन्स में भी मिलेगा, ठीक है। नाउ ड्राई डेसिडुअस की जब भी मैं बात करूं, मैं आशा कर रहा हूं दैट हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है, किस किस रीजन में वो डोमिनेटेड है, वो आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे एक काम करता हूँ ना, चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है मैं देखूंगा दैट आप कहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। मतलब आज का जो MCQ होने वाला है वो थोड़ा टेक्निकल होगा, थोड़ा टफ मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा किसी के दूसरे का क्वेश्चन आप लोग देखकर सॉल्व मत करना, खुद से थोड़ा रिसर्च करना
और बिल्कुल आंसर लिखना. आई विल टेल यू दैट व्हाट इज़ द राइट आंसर इन द नेक्स्ट क्लास. एनीवेज, आयुसिन के रेड स्टेटस में ये वल्नरेबल है, और इंडिया में इसको हम लोग चंदन या फिर श्रीगंधा भी बोलते हैं. सैंडलवुड हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन इंडियन ट्रेडिशन. जी हाँ, क्रीमेशन के समय जो है ना इनके क्रैडल्स बनाए जाते हैं जहाँ पे चिता को जलाई जाती है. इनफैक्ट इंडिया में अगर देखोगे ज़्यादातर ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में उगाया जाता है. बट हाँ, इन रीजन्स में ज़्यादातर उगाया जाता है. ठीक है. सो या नेक्स्ट, जल जीवन मिशन क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने अचीव किया 100% टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज इस जल जीवन मिशन के अंडर. ठीक है. सो डिफरेंट अदर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज जिन्होंने ऑलरेडी 100% अचीव जो गोल था वो पा लिया, वो है हरियाणा, गोवा, तेलंगाना, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो ये देखो जितने भी, एक चीज़ देख रहे हो आप कॉमन, ये देखो एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी. ठीक है. देख रहे हो यूनियन टेरिटरी का प्रोपोर्शन ज़्यादा है ना, और बहुत पहले ही इन्होंने अचीव कर लिया. राइट. ये तो अभी है दैट हाँ गुजरात, हरियाणा, गोवा, तेलंगाना भी आ रहा है. तो इसका मतलब क्या, दैट सेंट्रल जो गवर्नड रीजन है दे आर मच मोर प्रोबेबल, आई मीन देयर इज मच मोर प्रोबेबिलिटी दैट जो सरकारी स्कीम्स है उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है ना. जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था 2019 में. सप्लाई करता है 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस. आपके भी घर में शायद टैप लगा होगा. नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा दैट क्या आपके घर में टैप अभी तक लगा है जल जीवन मिशन के अंडर. इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाता है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, एंड इसका मेन एम है दैट फंक्शनल और एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई स्ट्रीम्स प्रोवाइड किया जा सके, वाटर कनेक्शंस और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और टेस्टिंग भी किया जा सके, जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके इंडिया के वेरियस रीजन्स में. जल जीवन मिशन में पाइप्ड वाटर सप्लाई दिया जाता है टू हर एक रूरल हाउस होल्ड बाई 2024, ऐसा वादा किया गया था, जिसमें डिमांड और सप्लाई साइड मैनेजमेंट को प्रॉपर फोकस किया जाएगा. इनफैक्ट इट विल कन्वर्ज विद अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंटल स्कीम्स एंड देयर विल बी क्रिएशंस ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज इन एग्रीकल्चर. IBC कोड 2016 रिसेंटली न्यूज़ में था. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 क्यों न्यूज़ में था उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें मेनली जो जानने की ज़रूरत है IBC कोड ये है क्या. 2016 में इसको इनैक्ट किया गया था, जो क्या रिप्लेस करता है बहुत सारे लॉज और स्ट्रीमलाइन और स्पीड अप करता है रेजोल्यूशन प्रोसेस को. अब देखो क्या होता था ना, दैट हमारे देश में बिजनेस का जो माहौल था बहुत कम था. वो तो सक्सेसिव गवर्नमेंट जैसे आ रही है ना, तो बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है. यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना चाहूँगा. तो जैसे सक्सेसिव गवर्नमेंट आ रही है, बिजनेस को फोकस कर रही है. मतलब पहले क्या होता था ना, चक्रव्यूह था ये बिजनेस. मतलब आप एक बार घुस तो जाते थे, बट उससे बाहर कैसे निकले वो नहीं होता था. बट अभी जो है वो बाहर में आराम से निकल सकते हो थ्रू दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. क्योंकि इसमें अगर कभी भी अगर सोचो कोई बैंक है जो कि बैंक्रप्ट हो गया, तो उसके जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूदन अप कर दिया जाता है, और मैक्सिमम 270 दिन में ही रिजोल्यूट हो जाएगा. इनफैक्ट कोड क्रिएट करता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, जिससे फैसिलिटेट किया जा सकता है रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, सच एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड्स. ये सारे जो है बेसिकली इसमें इनैक्टेड होता है. सेबी द पार्शियल सोलर, अच्छा माफ़ करना, सेबी रिसेंटली न्यूज़ में था, है ना, माफ़ करना, दिस इज़ नॉट ट्रू. या सो सेबी के बारे में भी क्यों न्यूज़ में था, दैट इज़ नॉट योर कंसर्न, बट यू नीड टू नो दैट व्हाट एक्चुअली सेबी इज़. इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1992 में अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992. इसका बेसिक फंक्शन यही है दैट इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, जो शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं, तो दे आर इन्वेस्टर्स, राइट. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज एंड, और साथ ही साथ प्रोमोट एंड रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट को. स्ट्रक्चर वाइज अगर देख लीजिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, सेवरल अदर होल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स आर आल्सो इन दिस इंस्टीट्यूशंस. यहाँ पर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी कंस्टिट्यूट किया गया है, जो क्या मेक श्योर करती है दैट मतलब सेबीज के डिसीजंस अगर से फॉर एग्जांपल आपको पसंद नहीं है, देन यू कैन कम टू दिस कोर्ट, राइट. मतलब ये सिविल कोर्ट जैसा नहीं होता, वैसे ही इसके पास भी थोड़ा मोड़ा पावर होता है. एंड फर्दर इफ एनी पर्सन फील एग्रीव्ड बाय एसएटीज डिसीजन, दैट इज अगर आपको सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का भी डिसीजन पसंद नहीं है, तब आप फाइनली अपील कर सकते हो उस मैटर को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो खैर अपना फाइनल वर्डिक्ट
देती ही है। नेक्स्ट, एशियन स्पेशल मीटिंग ऑन म्यांमार। एशियन स्पेशल मीटिंग ऑन म्यांमार, देखो अब न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली एक स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था म्यांमार में। आपको पता है दैट जब से कूप हुआ है वैसे तब से म्यांमार जानता है, ठीक है, एंड दे आर अनविलिंग टू इम्प्लीमेंट द 5 पॉइंट कंसेंसस दैट इट एग्रीड विद एशियन कंट्रीज में। आपको पता है 10 कंट्रीज है। क्या क्या कंसेंसस है जो क्या यहाँ पे बोला गया है? बोला जा रहा है इमीडिएट एंड करना पड़ेगा हॉस्टिलिटीज का, वो नहीं मानना चाहती है। ऑल पार्टीज को जो है इंगेज करना पड़ेगा इन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, अलाउइंग एन एशियन कॉन्वॉय टू मीडिएट एंड मीट ऑल द स्टेक होल्डर्स जो कि इससे इम्पैक्ट हुए हैं, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स आर ऑल्सो द वन हु आर गॉट इम्पैक्टेड इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट अगर देखिएगा। बट हाँ, एशियन रीजन्स के खैर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज तो है ही इससे ग्रसित, राइट। फॉर एशियन टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, है ना। तो ये सब कुछ कंसेंसस थे जिसमें अभी भी कुछ इश्यूज हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, पसमानदा मुस्लिम्स के बारे में न्यूज़ है। क्यों न्यूज़ था? क्योंकि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील किया है दैट देखो भाई, ये जो पसमानदा मुस्लिम है ना, दे आर द माइनॉरिटी ग्रुप एंड वी शुड रीच आउट टू देम। नाउ इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी अगर देख लीजिएगा 3 लाइन में उसको डिवाइड किया गया है। एक तो है अशरफ्स जो कि काफ़ी ज़्यादा एलिट क्लास के होते हैं, एक होता है अजलाफ जो कि बैकवर्ड क्लास के होते हैं, और एक होता है अर्जल जो कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास के हैं। अब ये जो पसमानदा मुस्लिम्स है ना, दे आर ऑल्सो अनलाइंग अंडर दिस अर्जाल, ठीक है। नाउ अर्जाल जो है अराउंड 80 to 85% पॉपुलेशन ये कंटेन करता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा माइनरलाइज्ड है। जैसे मैंने पहले ही बोला, ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जो बार्बर्स है, वीवर्स है, पॉटर्स है, सो दे आर अंडर दिस पसमानदा क्लासिफिकेशन, राइट ना। ध्यान दीजिएगा, पसमानदा कोई कास्ट नहीं है, ये क्लास है ना, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है ज़्यादातर बैकवर्ड और सब्जुगेटेड कास्ट इन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। इतना सब कुछ याद होना चाहिए। अब आ जाता है एमसीक्यूज़ में। कल के जो मैंने एमसीक्यू पूछा था साइक्लोन सितरंग के बारे में, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर वाज थाईलैंड, जो कि आप लोगों ने सभी ने आंसर दिया ना। बार बार मैं बता रहा हूँ, आज का क्वेश्चन विल बी द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन जो कि मैंने लास्ट के 10-15 दिनों में बनाया होगा। व्हाट आई रिकॉल, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज इज मोस्टली लाइक टू हैपन या फिर सीन इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ वेस्टर्न घाट, दूसरा है हिल रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तीसरा है थार रीजन ऑफ राजस्थान, और चौथा है हिल रेंजेस ऑफ आंध्र प्रदेश। यू नीड टू राइट द करेक्ट ऑप्शन आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज राइट, है ना। और अगेन मैं बार बार बताऊँ, दूसरों की चीटिंग मत करना, खुद से लिखने की कोशिश करो, नहीं तो थोड़ा वो जो लास्ट के जीसी लियोंग के जो लास्ट 16 यूनिट्स है ना, एटलीस्ट गो थ्रू देम, राइट, everything will be all right, ठीक है। So anyways, this was all about the discussion for today's class. We'll meet in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys, thank you for listening to the whole video, thank you very much.